मुजफ्फरनगर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा के तहत शाहपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 25.33 किलोग्राम अवैध डोडा पाउडर, एक स्विफ्ट कार और एक पिट्ठू बैग बरामद किया है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 2 लाख रुपए आकी गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खतौला मोड़ के पास चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर चारों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से डोडा पाउडर खरीद कर लाए थे और उसे बेचने की तैयारी में थे। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 7 जून 2026 को थाना शाहपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग ग्राम खतौला मोड़ से की तरफ से वाहन में आ रहे हैं जिस नशा की तस्करी करते हैं। इसी सूचना पर थाना शाहपुर पुलिस द्वारा पुलिस चेकिंग करी गई। इसमें 4 अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए, जिसका एक का नाम पवन, विपिन, अमित और मनीष। ये 4 अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए। ये 4 अभियुक्तगण से 25.33 किलोग्राम की अवैध मादक पदार्थ डोडा, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए है, एक स्विफ्ट कार और एक पिट्ठू बैग बरामद हुई। ये जो अभियुक्त पवन है, इसके ऊपर 5 मुकदमे हैं। इससे ज़्यादातर मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के तहत करे गए। ये संपूर्ण कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन सवेरा के तहत नशे के अंधकार से जीवन के उजाले के और इस अभियान के तहत करी गई। ये सीओ बुढ़ाना और थाना शाहपुर एसएचओ गजेंद्र, इनके नेतृत्व में गई। मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग और रंगदारी वसूली के गंभीर आरोपों का मामला सामने आया है। सहारनपुर जिले के देवबंद क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति, जो एक निजी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत हैं, को कुछ लोगों ने अपने जाल में फंसाकर पहले ब्लैकमेल किया और फिर कथित रूप से लाखों रुपए वसूल लिए। महिला का दावा है कि उसके पति की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें धमकाया गया और बैंक खातों के माध्यम से बड़ी रकम ट्रांसफर कराई गई। शिकायत में जबरन धर्म परिवर्तन कराने, नशीला पदार्थ देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। महिला का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने उसके परिवार से करीब 17 लाख रुपए वसूल लिए और अतिरिक्त रकम की मांग कर रहे हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि हाल ही में आरोपित उनके घर पहुंचे, तोड़फोड़ की, गाली गलौज की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल यह आरोप शिकायतकर्ता के हैं और मामले की जांच के बाद ही सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। मेरा नाम शिवानी देवी जी, मैं घलोली रही जी। मैं इनके साथ में आई थी जी। मेरे पति के खिलाफ में झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। मुस्लिम समाज से वो लड़की है जिसने मेरे पति के खिलाफ मुकदमा झूठा दर्ज कराया गया। इसमें पुलिस ने मेरी कोई मदद नहीं करी, जबकि मेरे पास सारे सबूत थे। बल्कि मुझे यह बोला गया कि अपने पति को ढूंढ के ले गए और मुझे नहीं पता कि मेरे पति कहाँ है, कहाँ नहीं है। उल्टा मेरे पे ही दबाव बनाया जा रहा है कि फैसला कर लो। फैसला मुझे नहीं चाह रहा जी। मेरे पति फाइनेंस का काम करते थे, उनके यहाँ पैसा बांटने के लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पैसा लिया और औरतों के नाम पे भी पैसा लिया, और जो पैसा लिया उसे पहले तो दिया नहीं, थोड़ा थोड़ा करके दिया, 1-2 किस्त। उसके बाद में अपनी लड़की को, उसकी माँ का नाम सानो है, सानो साइस्ता, अपनी बेटी को मेरे पति के साथ में लगा दिया उन्होंने। झूठे प्रेम जाल में फंसाया। फिर उनकी वीडियो बनाई नशीला पदार्थ खिलाफ है, और उन वीडियो को फिर उन्हें दिखा कर डरा के धमकी दी कि मैं तुम्हें वायरल कर दूंगी। मेरे पति ने डर के मारे इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई कि मेरा घर टूट जाएगा, मेरे बच्चे हैं। उसके बाद में उन्होंने बहुत से पैसे नहीं दिए। जब उनके बस से बाहर होगी तो उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। उसके बाद उन्हें धमकी दी गई, उनका धर्म भी बदलवाया। लाखों की ट्रांजेक्शन है, लाखों रुपए उन्होंने मेरे पति से हड़पे। अब जब पैसा देना बंद हो गया, कहीं से पैसा मिलना मेरे पति को बंद हो गया, तो उन्होंने झूठा मुकदमा यहाँ पे दर्ज करवाया। मेरे पति ने मुझे बताया बाद में, फिर सारी चीजें बताई जब उन्हें ब्लैकमेल किया गया। 2023 से ये सब प्रकरण चालू था जी। कप्तान साहब ने कहा कि आपकी पूरी मदद की जाएगी। मेरा आदित्य प्रहलाद पहुजा नाम है। देखिए, ऐसा है, हमारी बहन जो एससी समाज की है, पिछले कई दिनों से जो है ये परेशान है। इनसे हमारे संपर्क हुए। कल इन बहन का हमें फोन आया और पूरी बात इन्होंने हमें जानकारी दी। उस आधार पर हमने उसकी तफ्तीश करी, तफ्तीश सही पाई गई। आज हम कप्तान साहब के पास आए हैं कि एक हिंदू युवक को एक जिहादी कटमुल्ली ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसको धर्म परिवर्तन कराया। उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी गई। फिर उसे ब्लैकमेल किया गया। कई हजारों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, जिसके सारे सबूत हमारे पास है। और वो लड़का अभी कहाँ है उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है।
वो लड़का मर गया है, वो जिंदा है या वो कहाँ है। क्योंकि जब ये जाती हैं तो इनसे पुलिस ये कहती है कि अपने पति को लेके आओ। अगर इनको पति का इनको पता होता तो बेचारी दर दर ठोकरे खाने पे मजबूर ना होती। थाना सिविल लाइन में उल्टा ही ये काम हो गया है। मतलब जो पीड़ित हैं उनके खिलाफ ही एफआईआर हो गई है। और जिस संबंध में आज हम कप्तान साहब से मिले हैं, कप्तान साहब से हमने सारी चीजें सबूत दिखाए हैं और हमें कप्तान साहब पर ये जो है एक लड़की है, उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाकर उसकी वीडियो बनाई गई, करते हुए भी फोटो है, उसमें उन तस्वीरें भी हैं। वो लड़की खुद ही अपनी फोटो बना रही है क्योंकि उसका काम ही ब्लैकमेलिंग करना है। और ऐसे कई मामले पहले भी उस लड़की के बारे में हमें सुने जा चुके हैं। वो लड़की पहले अपने प्रेम जाल में फंसाती है, प्रेम जाल में फंसाने के बाद में उसकी फोटो खींचती है, उसके साथ करती है, वो करते हुए फोटो खींचती है और फिर उसे धमकी देती है कि इतने 1000 रुपए, इतने लाख रुपए ट्रांसफर करो, नहीं तो हम जो है आपका इंस्टाग्राम पे आपको जो है फेमस कर देंगे। आप जो है पूरे जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ पे आपकी वीडियो डाल दी जाएगी। जिसमें वो सारी की सारी चैट आज हमने जो है कप्तान साहब को दिखाई। उस प्रकरण में पीड़ित के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। यही तो बात ताज्जुब की है। मुकदमा उन जिहादियों के ऊपर होना चाहिए, उस जिहादी कटमुल्ली के खिलाफ होना चाहिए और मुकदमा हो रहा है पीड़ित के खिलाफ। पीड़ित पर उसमें जो है 351, 352, 69 अन्य धाराओं के अंदर जो है अंतर्गत सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज हुआ है। कप्तान साहब पर हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। जिस तरीके से हमारे शहर में, हमारे जिले में जो है क्राइम बहुत कम हो रहा है कप्तान साहब के नेतृत्व में, और इस तरह की जितने कप्तान साहब ने ऑर्डर कर दिए हैं, ये एफआईआर जो है इसकी जांच कर एफआईआर कैंसिल हो और उसके बाद जो है जो जिहादी लोग हैं उन सबको जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में शिक्षकों के सम्मान, सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कोचिंग संस्थानों के संचालक, शिक्षक प्रतिनिधि और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शिक्षक अक्षेत चौधरी ने कहा कि अब शिक्षक समाज अपने सम्मान और अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। उन्होंने मीडिया और समाज में शिक्षकों के प्रति की जा रही टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए हाल ही में एक समाचार एंकर द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों की निंदा की। बैठक में पेपर लीक मामलों को लेकर भी गहरी चिंता जताई गई और कहा गया कि इससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षकों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही एक साझा शिक्षक मोर्चा बनाने और समस्याओं को सरकार व प्रशासन के समक्ष रखने के लिए प्रतिनिधिमंडल गठित करने का निर्णय भी लिया गया। आज बैठक करने का उद्देश्य ये रहा कि हर जगह सभी के ग्रुप रहते हैं, नॉन गवर्नमेंट जितने भी हम सब लोग हैं, जो शिक्षक साथी हमारे जितने भी हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है लेकिन शिक्षक संस्थाएं अपने चला रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, बहुत सारे ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं। इन लोगों के साथ जो अत्याचार होता है या इनके छात्रों के साथ जो अत्याचार होता है, उस चीज़ पे हमने बैठ के आज बहुत सारे विचार विमर्श किए, एक दूसरे के साथ में विचार साझा किए और जिसके मुख्य बिंदु रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रयागराज में जो घटनाएं घटित हुई हैं 3 कोचिंग सेंटर वालों के साथ में या हमारे छात्रों के साथ में जितना परीक्षाओं में धांधलेबाजी रहती है, इन सभी मुद्दों को लेकर बहुत सारी हमने चर्चाएं करी और बहुत सारे कुछ निष्कर्ष निकल के आए, जिसके माध्यम से हमने ये भी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी होनी चाहिए। ऑनलाइन परीक्षाएं को हटा करके ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षाओं की जो धांधलेबाजी है वो उस तरीके जो दिखाई नहीं देती लेकिन है बहुत बड़े लेवल की। साथ ही नॉर्मलाइजेशन का एक मुद्दा है, जो नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उस चीज का इतना बड़ा शिकार हो रहे हैं कि उनसे निचले स्तर के लोग जिनके मार्क्स कम रह जाते हैं उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल जाता है। वो लोग आज वर्दी पहन के घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग जो कट ऑफ क्लियर करते हैं अपने रो मार्क्स में, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो आज इसी क्षेत्र में ही रह जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों ने मीटिंग करी है और जिसमें हमने ये अपना एक ग्रुप जनरेट कर लिया कि जितने भी नॉन गवर्नमेंट लोग हैं, जितने नॉन गवर्नमेंट टीचर हैं, वो सभी एकजुटता से रहेंगे और इस तरह की गड़बड़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। इसके लिए बहुत बड़ा डिसीजन हम लोग लेंगे अभी धीरे धीरे और आने से वाले समय में। और जब तक प्रयागराज में जो 12 तारीख का प्रोग्राम है उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। मेरा नाम आबिद अली है जी। जो हाल फिलहाल में चल रही है एक नीट की पेपर जो परीक्षा हुई है उसका लीक होना और जो बढ़ता जो सरकार का टीचर्स के प्रति जो शोषण है वो होना और कुछ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर बैठकर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। और बाकी एक हम जो प्रशासन से एक अनुरोध करने जा रहे हैं कि जो परीक्षाएं हो रही हैं, नीट की परीक्षाएं या बाकी एग्ज़ाम्स के, इसको 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाए और ऑनलाइन से हटाकर इसको ऑफलाइन एग्ज़ाम में कराया जी। अभी तो बस फिलहाल यह है कि ज्ञापन हम देने जा रहे हैं, बाकी उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मांग है वो प्रशासन हमारी सुनेगी और इस पर जो है अमल करेगी। बिहार के अरवल जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। सदर थाना क्षेत्र के अरवल लॉक गांधी मैदान के पास एक कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, जिससे कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई,
जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा राहत बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि सभी लोग बिहटा से किसी काम के सिलसिले में अरवल आए थे और वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 7 जून 2026 को पुलिस 112 द्वारा 4 लोगों को सदर अस्पताल अरवल में लाया गया। प्रथम दृष्टया ये था कि गाड़ी एक्सीडेंट होने से सबकी मौत हुई है। गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। गिरने के बाद उसमें 5 लोग सवार थे। एक उसमें से एक आदमी बच सके, जिनका नाम रोहित था। बाकी 4 की मृत्यु हो गई। सबों का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के उपरांत पता चला कि उनकी मृत्यु का मुख्य कारण डूब के मरना था। बिहार के गया स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में छात्रों का आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसका सीधा असर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर देखने को मिला। छात्रों के धरना प्रदर्शन के कारण अस्पताल की ओपीडी सेवा पूरी तरह बंद रही, जिससे दूरदराज से इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्पताल के कार्यकारी अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल ने बताया कि छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर आंदोलन कर रहे हैं। इसी वजह से पिछले 3 दिनों से ओपीडी सेवाएं बाधित हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन लगातार छात्रों से बातचीत कर रहे हैं और जल्द से जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल मरीजों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य सेवाओं के सामान्य होने का इंतजार है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 32,679 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित नेशनल पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। प्रशासन का दावा है कि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। कैमरे लगाएगा तो बहुत अच्छी बात है, इससे निगरानी रहेगी। सारा चीज जो होगा उसमें कैमरों की निगरानी में होगा, सारा कुछ जो काम होगा। मैं लगभग 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। देखिए अब पेपर तो देखने में पता चलेगा ना कैसा आएगा। 2 साल से। गुजरात के बनासकांठा जिले स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी टेम्पल में मंदिर कॉरिडोर परियोजना के तहत अतिक्रमण हटाओ अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे इलाके में हलचल देखने को मिली। अधिकारियों के अनुसार यह पूरी कार्रवाई राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत की जमीन पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के उद्देश्य से की जा रही है। इस चरण में 30 से अधिक बड़े और कई छोटे अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। इससे पहले चरण में करीब 85 अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि मंदिर कॉरिडोर परियोजना के तहत क्षेत्र का विकास और सुंदरीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। फिलहाल कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए एक पोस्टर ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। पोस्टर पर लिखा है, अब की बार पीडीए सरकार, जिसे पार्टी के चुनावी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के उस प्रचार अभियान का जवाब है जो हाल ही में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाया गया था। उस दौरान प्रदेश भर में सरकार की उपलब्धियों को लेकर बड़े पोस्टर लगाए गए थे। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक समीकरण को अपनी राजनीतिक रणनीति का आधार बना रही है। ऐसे में इस पोस्टर को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश माना जा रहा है। फिलहाल इस पोस्टर ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है और आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की अहम बैठक से पहले राजधानी का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। अशोका रोड, रेल भवन गोलचक्कर, ऑर्ली मेरिडियन गोलचक्कर सहित कई प्रमुख स्थानों पर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है। इन पोस्टरों में पिनराई विजयन, उदयनिधि स्टालिन, शरद पवार समेत कई विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। पोस्टरों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों का भरोसा तोड़ने वाली पार्टी है और गठबंधन की राजनीति में उस पर विश्वास करना मुश्किल है। हालांकि इन पोस्टरों को किस संगठन, दल या व्यक्ति द्वारा लगाया गया है,
इसकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन बैठक से ठीक पहले सामने आए इन पोस्टरों ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। माना जा रहा है कि विपक्षी एकता और आगामी चुनावी रणनीति पर होने वाली बैठक से पहले इस तरह के पोस्टर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हो सकते हैं। फिलहाल पोस्टरों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने से पहले ही राजधानी में सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जिससे राष्ट्रीय राजनीति का माहौल और अधिक गर्माता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर टेम्पल में ज्येष्ठ अधिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार सुबह आयोजित दिव्य भस्म आरती में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस खास अवसर पर गोवर्धन पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देव तीर्थ महाराज भी महाकाल मंदिर पहुंचे और भस्म आरती में शामिल होकर भगवान शिव की आराधना की। मंदिर परिसर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और हर हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। वहीं दर्शन के बाद शंकराचार्य ने समसामयिक मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। महाकाल नगरी में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। बाबा महाकाल का धाम दिव्य है, अलौकिक। यहाँ की अनुभूति को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। आज हमें सौभाग्य मिला है, हम अपने साधु संतों के साथ बाबा का भस्म आरती में शामिल हुए, उनका ऊर्जा को महसूस किया है और यहाँ से मैंने समस्त राष्ट्रवासियों के कल्याण के लिए बाबा से प्रार्थना। राम मंदिर का जो मंदिर प्रबंधन है उसमें जिम्मेदार लोग हैं और अच्छा से चला रहे हैं। ये बात कहाँ से उठी है मुझे नहीं पता, पर ऐसी बात नहीं उठनी चाहिए और आगे ऐसी कोई गुंजाइश ना हो, इसके लिए और अच्छे से ध्यान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के चरित्र को देखते हुए और कांग्रेस जो देश की अपोजिशन के मुद्दे जो कि नहीं उठा पा रही है, देश की जनता के मुद्दे नहीं उठा पा रही है और सिर्फ न्यूसेंस और स्टंटबाजी कर रही है। और मुझे नहीं लगता कोई इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज़, एक टूटा हुआ जहाज़ था पहले। देश की जनता के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ करा है। अभी जनता इनको सुनने के मूड में नहीं है। अच्छी बात है, सर्वे होना चाहिए। देश के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही सब चीज़ें रहनी चाहिए।